हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के अकार्बनिक रसायन विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर के कुछ मूल परिभाषाओं को देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे रासायनिक बलगतकी किसे कहते हैं। तो रसायन बलगतकी का जो डिफिनीशन होता है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक अभिक्रिया के सांद्रता, ताप या गति के बारे में अध्ययन करते हैं, ऐसे ऐसे शाखा को हम रासायनिक बलगतकी कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डिफिनीशन। जो हमारा चैप्टर है उसका बेसिक डिफिनीशन था रासायनिक बलगतकी का। अब हमारा जो अगला डिफिनीशन है, नेक्स्ट परिभाषा है, वह क्या है हमारा अपक्रिया का वेग। अपक्रिया का वेग किसे कहते हैं? तो अपक्रिया का वेग का डिफिनीशन क्या है? किसी पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन की दर को अपक्रिया का वेग कहते हैं। इसे dx/dt से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल पर लीटर सेकेंड होता है। ठीक है, एक बार और हम डिफिनीशन इसका देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके डिफिनीशन को हम समझेंगे। तो किसी पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन की दर को अपक्रिया का वेग कहते हैं। इसे dx/dt से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल पर लीटर सेकेंड होता है। अब हमारे पास ये ग्राफ है, समानता यह एक ग्राफ है और ये दूसरा ग्राफ है। तो हम यहाँ पे समझते हैं अपक्रिया का वेग को हम इस ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा वस्तु का ये हमारा पदार्थ का सांद्रता है और ये क्या है, समय है। यहाँ पे ये क्या है, पदार्थ की सांद्रता है और ये क्या है, हमारा समय है। ठीक है, तो अब हम करते क्या है, अभी हमने डिफिनीशन पढ़ा कि अपक्रिया का वेग में क्या होता है। अगर हम सांद्रता में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, अपक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है, तो ये सांद्रता है, तो इसमें क्या करते हैं, हम कुछ परिवर्तन करके देखते हैं क्या होता है। तो जैसे देखिए सांद्रता का ये ग्राफ है, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको हम कम कर देते हैं। इस वाले ग्राफ में हम सांद्रता को कम करते हैं, तो हमको क्या देखने को मिलता है, इसमें सांद्रता को हम कम कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसमें सांद्रता को कम करेंगे तो क्या हो जाता है, हमारा समय बढ़ जाता है। क्या होता है, समय बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, समय बढ़ जाता है। जैसे हमने सांद्रता को कम किया तो ऐसे समय बढ़ गया। अब इस थर्ड ग्राफ में हम देख लें, अगर हम इसमें समय को कम करते हैं तो हमारा क्या होता है, सांद्रता बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे हम यहाँ पे समय को कम करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे सांद्रता हमारा बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, सांद्रता बढ़ जाएगा। तो देखिए ये जो है, ये वस्तु की सांद्रता है, तो इसमें समय के साथ क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। इसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, अपक्रिया का वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी परिवर्तन को हम अपक्रिया का वेग कहते हैं। अब नेक्स्ट डिफिनीशन देख लेते हैं, हम नेक्स्ट परिभाषा देख लेते हैं। जो हमारा बेसिक परिभाषा है इस चैप्टर का, वो क्या है हमारा, वेग स्थिरांक किसे कहते हैं। वेग स्थिरांक किसे कहते हैं, अपक्रिया का वेग उसके अभिकारक सांद्रता में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे के से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या है परिभाषा, एक बार और देखते हैं। अपक्रिया का वेग उसके अभिकारक के सांद्रता में, अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन की अनुक्रमानुपाती होता है। इसे के से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात इस परिभाषा का कहने का मतलब है, अर्थात अपक्रिया का वेग जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके, अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन के। अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन के ये क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अपक्रिया का वेग होता है। और अपक्रिया के वेग को हम किससे दर्शाते हैं, dx/dt से हम इसको दर्शाते हैं। और हम जानते हैं सांद्रता में परिवर्तन क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन हमारा क्या हो जाता है, a-x होता है। इस परिभाषा से हमने इसको लिख दिया है। ठीक है ना, इसी परिभाषा से हमने इसको यहाँ पे लिखा है। अपक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। अभी अभिकारक क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। अभिकारक क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई दो पदार्थ है। जब किसी अपक्रिया में दो पदार्थ भाग लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जब किसी रासायनिक अपक्रिया में दो पदार्थ भाग लेते हैं तो उसको हम अभिकारक बोलते हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन का अणु है, हाइड्रोजन का अणु है और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो जब हम इनका आपस में रासायनिक अपक्रिया कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, जब हम इनका आपस में रासायनिक अपक्रिया कराते हैं तो हमको H2O मिलता है। ठीक है, तो ये जो होता है, ये दो पदार्थ हैं या दो परमाणु हैं, वो क्या कर रहे हैं, किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो ये हमारा अभिकारक होता है। ठीक है, तो इसको हम अभिकारक बोलते हैं। ये हमारा अभिकारक होता है। ठीक है जी, ये हमारा अभिकारक होता है और ये क्या होता है, ये हमारा उत्पाद होता है।
ठीक है, इस पे हम कभी और बात करेंगे, अभी आगे चलेंगे तो हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये अभिकारक क्या होता है ये हमने अभी आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, तो ये अभिकारक होता है और ये उत्पाद होता है, या इसको आप एक तरह से और समझ सकते हैं, जो अभिकारक होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है, ये बाएं तरफ होता है। क्या होता है, ये बाएं तरफ होता है, और जो उत्पाद होता है वो दाएं यानी राइट हैंड साइड में होता है। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए अब यहाँ पे क्या है हमारा, ये dx/dt है। ठीक है, तो आप सभी जानते हो जब भी हम अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो वहाँ पे क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है। तो हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट के लगा दिया है। ठीक है, और ये क्या है, सांद्रता में परिवर्तन है। किसके सांद्रता में, अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन है -f। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट के लगा दिया है। ठीक है जी, नियतांक है, जहाँ के एक नियतांक है जो वेग स्थिरांक है। क्या है, जहाँ जो के है वह एक नियतांक है जो वेग स्थिरांक है। अब मान लेते हैं हम कि जो ये सांद्रता है, अभिकारक की जो सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है यह 1 के बराबर है। हम यह मान लेते हैं कि यह जो सांद्रता में परिवर्तन हुआ है अभिकारक के वह 1 के बराबर है। तो क्या हो जाता है, dx/dt इक्वल टू क्या हो जाता है, ये यहाँ पे अब क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। क्यों 1 रखेंगे, अभी हमने मान लिया है ये 1 है, तो हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 के गुणे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब के का गुणा 1 में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, के ही मिल जाएगा। तो dx/dt बराबर के हमको मिला। तो यहाँ से जो हमको रिजल्ट मिल रहा है, यहाँ से हमारा जो रिजल्ट मिल रहा है वो यह मिल रहा है। यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात तो है कि जो वेग स्थिरांक जो के होता है, वेग स्थिरांक के होता है अब क्रिया के वेग के बराबर होता है। और आप सभी जानते हो अब क्रिया का वेग, अभी आप ऊपर पढ़े हो कि dx/dt को हम क्या बोलते हैं, ये अब क्रिया का वेग होता है। तो जो वेग स्थिरांक के होता है वो अब क्रिया के वेग के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ हमने प्रूव कर दिया कि जो वेग स्थिरांक है वो अब क्रिया के वेग के बराबर होता है। ये कब बराबर होता है, जब अभिकारक के सांद्रता में जो परिवर्तन है अगर वह 1 हो जाए, एकांक हो जाए, तब होता है। ये कब होता है, जब अभिकारक के सांद्रता में जो परिवर्तन होता है अगर वो 1 के बराबर है यानी एकांक है, तब ये जो है वेग स्थिरांक जो है अब क्रिया के वेग के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखिए, अब क्रिया का वेग स्थिरांक का मान स्थिर ताप पर क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। जो वेग स्थिरांक होता है, जो के होता है, के का जो मान होता है वो स्थिर ताप पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, वो स्थिर ताप पर कांस्टेंट होता है, नियत होता है। ठीक है जी, ये हमारा सेकंड पॉइंट था, ये वेग स्थिरांक का, ये जो ध्यान रखने वाली बातें हैं। अगला जो हमारा परिभाषा वो वेग समीकरण किसे कहते हैं, ये तो काफ़ी बहुत ही इजी है। तो वेग समीकरण किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए अब क्रिया का वेग है और वेग स्थिरांक के बीच में अगर जो हम गणितीय रूप लिखते हैं उसको हम वेग समीकरण कहते हैं। अब क्रिया का वेग मान लीजिए dx/dt, और अभिकारक के वेग में जो अभिकारक के जो सांद्रता में परिवर्तन होता है अगर उनके बीच में हम अगर कोई रिलेशन लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये हमारा वेग समीकरण होता है। ठीक है जी, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे शून्य कोट की क्रिया किसे कहते हैं, उसका निगमन, और प्रथम कोट की क्रिया किसे कहते हैं, उसका निगमन।